हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर का के फील्ड के जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था फील्ड, उसके कुछ एग्जांपल्स करवाने जा रही हूँ। एग्जांपल्स, थ्योरम्स और स्क्यू फील्ड के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और इससे जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने फील्ड के बारे में बताया था आपको। फील्ड की डेफिनेशन थी, प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन आती तभी आप आज की थ्योरम्स अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम इसकी थ्योरम्स के बारे में। इसकी सबसे पहली थ्योरम है। थ्योरम से साथ साथ मैंने फील्ड के साथ आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाया था, यूनिटी एलिमेंट। डेफिनेशन करवाई थी मैंने यूनिटी एलिमेंट की। यूनिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कह रही थी कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर है, किसी रिंग से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर हमारा जो ये ए है वो यूनिटी एलिमेंट कहलाता है। ये जो ए हमारा है वो यूनिटी एलिमेंट कहलाता है कब? जब इसी तरीके का कोई और एलिमेंट बी है वो आर के अंदर इस तरीके से एक्सिस्ट करना चाहिए कि इस यूनिटी एलिमेंट, उस ए एलिमेंट को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आना चाहिए, या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा ए है वो यूनिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशन करवाई, छोटी सी भी बहुत अच्छी डेफिनेशन। और यूनिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो उस रिंग के, आपके पास वापस से वही एलिमेंट मिलना चाहिए या उसका इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए। अब इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया कि आपके पास बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ए इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए इनवर्स होनी चाहिए, ताकि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसकी आइडेंटिटी मिल जाएगी 1, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन करवाई थी यूनिटी एलिमेंट की। अब इस यूनिटी एलिमेंट के अंदर ही एक थ्योरम है, ठीक है। यूनिटी एलिमेंट के अंदर भी एक थ्योरम है। ये थ्योरम जो अपने करने जा रहे हैं, थ्योरम क्या कहती है, यूनिटी एलिमेंट से रिलेटेड ही है ये थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम क्या कह रही है इसकी कि किसी तत्व के बदले के एककों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है। मतलब द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग विद यूनिटी फॉर्म्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो थ्योरम क्या कह रही है इसकी कि किसी तत्सम की वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। मतलब बोलते हैं कि सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग। वो बोल रहे हैं एक रिंग के अंदर जितने भी यूनिट्स पड़े हुए हैं, जितने भी यूनिटी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। यानी एक रिंग के अंदर जितने भी यूनिट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे मिलकर एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो वो बोल रही है कि जितने भी यूनिट को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं, तो हमने क्या करिए, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी 1 एक्सिस्ट करेगी ही करेगी। तो हमने ले लिया कि वो करेगी जो पहले उन्होंने एक रिंग ले ली, ठीक है। आर एक क्या है, तत्सम की वलय, मतलब एक रिंग विद यूनिटी है, ठीक है। देखो रिंग विद यूनिटी के अंदर हमेशा उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक्सिस्ट करती ही करती है। मैंने यूनिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के अंदर आपको करवाया था कि आर एक यूनिटी एलिमेंट, रिंग विद यूनिटी है तो उस, और 1 जो है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आर अगर मैंने उसकी एक यूनिटी रिंग विद यूनिटी ली है और 1 उसका क्या होगा, गुणात्मक तत्समक होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अगर 1 उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वो बोल रहे हैं कि सभी, अगर सबका अपने को यूनिट्स का समुच्चय लेना है, यानी यूनिट्स का अपने को सेट लेना है, और सेट को बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब उनको मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से 1 मिलना चाहिए, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, और वो 1 है वो भी सेट एस से बिलोंग करना चाहिए, और जो सेट एस है वो आर का सबसेट ही मान लो एक, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि एस के अंदर उसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो विद्यमान है। अब देखो यहाँ से चीज क्लियर करने वाली है। अब अपने तो पहले तो अपने 1 ले लिया, 1 तो ऑलरेडी उसमें एक्सिस्ट करता ही करता है, कि मैंने डेफिनेशन से क्लियर है कि रिंग विद यूनिटी है तो उसके अंदर 1 उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती ही होती है। अब वो बोल रहे हैं कि 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो भी मिलकर एक अपने को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देते हैं, ठीक है। तो अपने को उन एलिमेंट्स को चेक करना है क्या वो मिलकर अपने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं, नहीं बनाते। 1 तो बनाएगा ही बनाएगा, 1 ऑलरेडी उसमें एक्सिस्ट करता ही करता है, ठीक है। अब बाकी एलिमेंट्स को चेक करना है। बाकी एलिमेंट्स को कैसे चेक करना है कि उनमें से कोई 2 एलिमेंट उठा के मल्टीप्लाई करके देखो क्या 1 आता है। तो वही करने जा रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया, कोई 2 एलिमेंट लिए जो इस सेंटेंस से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे कि अगर ये दोनों के दोनों अगर सेट एस से बिलोंग कर रहे हो, एस हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, यूनिटी एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब दो ए और बी मैंने कोई 2 ऐसे एलिमेंट ले लिए, ठीक है। ए और बी सेट एस से मैंने बिलोंग करते हुए ले लिए।
ठीक है। तो वो दोनों के दोनों वो बोल रहा है यूनिट एलिमेंट है। अगर वो दोनों यूनिट एलिमेंट है तो ऐसे दो एलिमेंट और उस सेट के एस के अंदर बिलोंग करने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए कि उनको मैं ए और बी से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को 1 मिलना चाहिए। तो हमने क्या करा कि दो एलिमेंट सी एंड डी और ऐसे मान लीजिए जो सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं, यानी सी और डी ऐसे एलिमेंट ले लिए जो सेट एस से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इनका मल्टीप्लाई जो है वो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो उसने ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी को ए से मल्टीप्लाई कर दो, आना भैया ये यूनिटी एलिमेंट की डेफिनेशन लगाइए कि ए सी इक्वल्स टू 1 होगा तो सी इक्वल्स टू भी 1 होना चाहिए, बी डी इक्वल्स टू 1 होगा तो डी बी इक्वल्स टू भी 1 होना चाहिए। ठीक है, ये यूनिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से आया है। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया, ये चीज क्लियर है यूनिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से। अब हम वो बोल रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट का एक से मल्टीप्लाई करते तो मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। उसने क्या बोला कि दो दो एलिमेंट उठाओ आप, जैसे ए भी उठा लिया और सी डी उठा लिया, उनका मल्टीप्लाई करके देखो क्या 1 बनता है। तो हमने क्या करा, ए बी और डी सी ले लिया कि ए बी और डी सी को मल्टीप्लाई करा, ए बी का मल्टीप्लाई करा डी सी से, देखो बोल रहा है कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आपको 1 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या करा, ए को बाहर ले लिया, बी और डी को अंदर करके सी बाहर ले लिया। ठीक है, बी डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं कितनी, 1, और ये ए सी मिला और ए सी की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 1। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई भी हमें क्या मिला, 1 मिला सी। ठीक है, 1। इसी तरीके से ऊपर अगर ए बी को डी सी से मल्टीप्लाई करते हो, अब ये वाली कंडीशन इसमें भी तो लगनी चाहिए ना कि अगर आप ए बी डी सी करते हो या डी सी ए बी करते हो तब आपको मिलना क्या चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए। तो हमने ए बी डी सी तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, डी सी मल्टीप्लाई ए बी करना है। तो वही कर लो, डी को बाहर ले लो, सी को अंदर ले लो। ठीक है, सी ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं कितनी, 1 पुट करोगे डी बी आएगा, डी बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं 1, तो 1। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ए बी सी डी अलग अलग भी यूनिट एलिमेंट है, ए बी सी डी डी सी और सी ए ये भी अलग अलग आपस में क्या है, यूनिटी एलिमेंट है। इसका मतलब ए बी एक यूनिट एलिमेंट है। अब वो बोल रहे कि अगर वो यूनिट एलिमेंट है तो वो सेट एस से बिलोंग करेगा वो सेट एस से बिलोंग करेगा क्योंकि यूनिट एलिमेंट, अब सारे के सारे यूनिट एलिमेंट अपने को सेट एस में लेके चलने हैं क्योंकि एस क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो ये ए बी भी उसमें बिलोंग करेगा। अब वो बोले कि अगर ए स्टार में हमने लिया था कि ए बिलोंग्स टू एस है, बी बिलोंग्स टू बी एस है, इनका मल्टीप्लाई भी एस में हमें बिलोंग कर गया, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं वो अगर अलग अलग किसी सेट से बिलोंग करते हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी उसी सेट से अगर बिलोंग कर जाए तो उसको बाय क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, और यहाँ जो हम प्रूफ कर ही चुके हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एस है। अब यहाँ से देखो, अगर मैंने उस दिन भी ये चीज़ क्लियर करी थी कि अगर ए सी इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक किस दूसरे का क्या है, इनवर्स है। या तो ए इक्वल्स टू सी इनवर्स है, ठीक है, या सी इक्वल्स टू ए इनवर्स है, तभी तो 1 आया ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि हमने ए सी इक्वल्स टू 1 लिया तो इसका मतलब क्या है कि सी इक्वल्स टू ए इनवर्स है, और वहाँ से क्लियर होती है या तो डी इक्वल्स टू बी इनवर्स है या बी इक्वल्स टू डी इनवर्स है। उसका मतलब क्या है कि स्पष्ट है कि ये क्या है, यूनिट एलिमेंट है, कि सी क्या है, यूनिट एलिमेंट है, और ए इनवर्स जो है वो एस से बिलोंग करेगा क्योंकि अगर सी एस से बिलोंग कर रहा है तो सी इक्वल्स टू ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, सेट एस से बिलोंग करेगा, जो दर्शाता है कि एस में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। इसका मतलब जो शो कर रहा है कि उस सेट एस के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी विद्यमान है और सारे के सारे मिलकर हमें एक यूनिट एलिमेंट्स का सेट भी देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इस गुणन से क्रिया में सहचारी है, सोसिटिविटी लग रही है, और ये एस में भी सहचारी होगा, ऐसे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो मेन चीज़ आपकी यही है, उसके अंदर उसका इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए, यानी चाहे कैसे भी एलिमेंट ले लो, चाहे सिंगल एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करके देखो, डबल एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करके देखो, आना 1 ही है। ठीक है, तो अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी यूनिटी एलिमेंट पे एक थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम है ये। ठीक है, और नेक्स्ट करने जा रहे हैं अब हम ये सारी की सारी थ्योरम्स जो मैं करवा रही हूँ 2-3, वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आ रहा वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। तो मैं आपको इंटीग्रल डोमेन भी करवा चुकी हूँ और फील्ड भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, रिलेशन है इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बीच में। तो आपको क्या करना है कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड पहले दोनों की डेफिनेशन पता करनी होती है कि दोनों की डेफिनेशन क्या है। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो वो क्या होना चाहिए, रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। सेकंड को क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि उसके अंदर विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए, वो रिंग विदाउट
जीरो डिवाइजर, यानी उसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो और फील्ड क्या कहती है हमें, फील्ड के अंदर पहली कंडीशन सेम है, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन सेम है, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। थर्ड ही अलग है, कौन सी, इसके अंदर क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट का क्या इन्वर्स एक्सिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्सिस्ट करना चाहिए। इसकी थर्ड कंडीशन अलग होती है, ठीक है। तो हमें उसने क्या बोला है, इसके अंदर रिलेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन से रिलेटेड एक थ्योरम है, क्या वो बोल रहे हैं कि एवरी फील्ड इज नेसेसरली इन इंटीग्रल डोमेन। वो बोल रहे हैं कि हर एक फील्ड क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड हो, ठीक है। एक कंडीशन के अंदर होता है, वो मैं नेक्स्ट करवाऊंगी आपको किस कंडीशन के अंदर होता है, बट जो फील्ड है वो हमेशा एक इंटीग्रल डोमेन होता है। वो आप देखो फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन हो गई, फील्ड की पहली कंडीशन सेम है, इंटीग्रल डोमेन भी सेम है, सेकंड भी सेम है, इधर भी सेम है। बस हमें क्या करना है कि थर्ड कंडीशन को प्रूव करना है। अगर मैं फील्ड के अंदर तीन कंडीशन तो ऑलरेडी है, इसकी दो है, सिर्फ एक ही की है विदाउट जीरो डिवाइजर वाली। अगर मैं इस कंडीशन को इसके अंदर लेके जाके प्रूफ कर दूँ तो फील्ड इंटीग्रल डोमेन प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि दो तो करने की जरूरत ही नहीं है, दो तो ऑलरेडी होती है। बस एक थर्ड की जरूरत है कि विदाउट जीरो डिवाइजर अगर मैं फील्ड के अंदर लेके जाके प्रूफ कर दूं तो मेरे पास प्रूफ हो जाएगा कि हर एक फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, उसने बोला है कि एवरी फील्ड इज नेसेसरली एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और किस कंडीशन के अंदर जरूर है वो मैं नेक्स्ट थ्योरम में करवाऊंगी आपको। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि हमें एक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। उसने बोला कि हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन है, तो हमें एक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या ले लिया, एफ एक फील्ड ले लिया। अगर एफ एक फील्ड लिया इसका मतलब वो रिंग विद यूनिटी भी होगा, कम्यूटेटिव भी होगा, और उसके अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसने कि एफ एक फील्ड है, और डेफिनेशन से एफ एक कम्यूटेटिव रिंग होगी, यूनिटी रिंग विद यूनिटी होगी, और प्रत्येक नॉन जीरो, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी हर एक नॉन जीरो अवयव का जो गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसमें एक्सिस्ट करना चाहिए। ये सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है उसने जो मैंने बोली है कि रिंग विद यूनिटी होगी, कम्यूटेटिव होगी, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर एक्सिस्ट करेगा। अब हमें क्या करना है, एफ को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि हम उसको क्या प्रूफ कर दें कि विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ कर दें। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन हमने प्रूफ कर दी विदाउट जीरो डिवाइजर वाली तो प्रूफ हो जाएगा कि वो हर एक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है। तो हमने अभी मैंने तुमको जब स्टार्ट में इंटीग्रल डोमेन करवाया था तो वहाँ मैंने रिमार्क लिखवाया था कि हर एक इंटीग्रल डोमेन के अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट होने ही होने चाहिए, हर एक फील्ड के अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट होने चाहिए, जिसमें से एक जीरो हो और दूसरा नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है। तो वही हमने क्या लिया कि कोई 2 एलिमेंट फील्ड के अंदर ले लिए, ठीक है, और उनमें से एक नॉन जीरो लेना है। तो उनमें से एक नॉन जीरो एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ले लिया। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लेके हमने कंडीशन ले ली कि ए भी इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। वो बोला कि अगर ए भी इक्वल टू जीरो है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर ए एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एक्सिस्ट करेगा। तो वही लिख रही हूँ कि अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है इसका मतलब इसका इनवर्स, अगर फील्ड का एलिमेंट है और नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसका इनवर्स हमेशा एक्सिस्ट करता ही करता है। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। और दूसरा अगर फील्ड से बिलोंग कर रहा होगा तो हमेशा उसका इनवर्स भी उस फील्ड के अंदर एक्सिस्ट करता ही करता है बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो ये ले लिया हमने ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। अब हमने क्या लिया कि अगर ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है और कंडीशन क्या ली है, ए बी इक्वल टू जीरो हमने लेट करी है, तो इस ए इनवर्स का क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई जीरो। यहाँ से ए इनवर्स आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी, ए बी ई बी और इक्वल टू जीरो। यहाँ से आइडेंटिटी 1 ही होती है तो बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा आपके पास। अब देखो आपने लिया क्या था, आपने लेके चले थे कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है और ए बी इक्वल टू जीरो है, तो आपके पास मिला क्या, बी इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ही तो बन रही है। डेफिनेशन क्या कर रही थी, सॉरी विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन बन रही है। वो क्या कहता है कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो हो यानी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो तो वहाँ से या तो ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। और मैं ए इज नॉट इक्वल टू लेके चली हूँ जीरो, तो इसका मतलब बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि दोनों में से एक ही जीरो हो सकता है। अगर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मेरे पास क्या मिला, बी इक्वल टू जीरो, जो डेफिनेशन किसकी होती है, विदाउट जीरो डिवाइजर की इंटीग्रल डोमेन के अंदर। तो ये प्रूफ हो चुका है कि इसका मतलब
एफ के अंदर उसके जो उसके जीरो डिवाइजर है वो विद्यमान नहीं है, यानी जो एफ है वो क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। इसका मतलब एफ क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर? ठीक है, तो अब यही आपको चीज़ें देखनी होती है। जो आपको अगर डेफिनेशन आती है फिर आप थ्योरम कर पाओगे, क्योंकि सारा काम डेफिनेशन से हुआ है। सबसे पहले फील्ड की डेफिनेशन ली है, फिर उसका रिमार्क काम आया कि हमेशा उसके अंदर 2 एलिमेंट मैक्सिमम होने चाहिए, फिर 2 रिमार्क लिए, रिमार्क से हमने 2 एलिमेंट लिए, ए बी बिलोंग्स टू एफ है, वहाँ से ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, और कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको ए बी इक्वल टू 0 वाली, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर की अगर 2 कंडीशन इफ एंड ओनली वाली, तो एक कंडीशन लेनी पड़ती है ए बी इक्वल टू 0 वाली, वहाँ से प्रूफ हो जाता है कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, और कन्वर्सली वो बोल ही चुका है कि हमेशा सत्य नहीं होता, और किस कंडीशन के अंदर होता है वो नेक्स्ट इसकी थ्योरम बताएगी क्यों होता है। ठीक है, एक इसका रिमार्क है, बहुत अच्छा रिमार्क है, वो बोल रहे हैं कि इंटीजर्स का की जो रिंग है जेड प्लस और मल्टीप्लाई, वो एक इंटीग्रल डोमेन है, पर ये फील्ड नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और -1 के अलावा कोई भी किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सेस नहीं कर रहा। तो मैंने आपको याद हो आपको, तो मैंने फील्ड के अंदर आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था Z3 वाला। ठीक है, Z3 जिसके अंदर 0 1 2 3 एलिमेंट लेके मैंने प्रूफ करा था कि 1 और 2 के इनवर्स जो भाई उनके खुद ही होते हैं, यानी 1 का इनवर्स 1 होता है, 2 का इनवर्स 2 होता है। तो इसका मतलब सिर्फ Z3 मॉड्यूल 3 वाली जो रिंग है सिर्फ वो ही फील्ड होती है, बाकी इंटीजर्स का जो पूरा सेट है वो कभी भी फील्ड नहीं होता। वो एक इंटीग्रल डोमेन तो होता है बट वो फील्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें 1 और -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट है वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सेस नहीं करता। ठीक है, बहुत अच्छा रिमार्क है। अब आ रही है नेक्स्ट थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम है ये भी, 1.6। तो थ्योरम है इसकी, ये थ्योरम वही है जो मैं लास्ट ऊपर उसका कन्वर्स मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होता है, और किस कंडीशन के अंदर ये हो सकता है कि इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड है, तो वो नेक्स्ट थ्योरम है। वो बोल रहे हैं कि शून्य भाजक रहित एक परिमित क्रम विनिमय वल्य है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कंबाइंड रूप में एक इंटीग्रल डोमेन बोल सकते हैं। तो उसने बोला है कि ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो उसने पूरी डेफिनेशन एक लाइन के अंदर लिख दी इंटीग्रल डोमेन की, कि ए रिंग विद यूनिटी और या रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, हमारा इंटीग्रल डोमेन ही तो होता है। तो इसने डायरेक्ट ना लिख करके इसने पूरी डेफिनेशन लिखी है कि इंटीग्रल डोमेन ही क्या होता है, फील्ड होता है। और इसने अगर डेफिनेशन ओपन करके लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि शून्य भाजक रहित एक परिमित क्रम विनिमय वल्य, यानी परिमित यानी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट या ऐसे रिंग जिसके अंदर कोई जितने भी एलिमेंट ऑफ फिक्स हो, जैसे उसमें 5 एलिमेंट है तो 5 ही एलिमेंट पे खत्म हो रही है, आगे की कोई भी एलिमेंट उसमें एक्सिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो फाइनाइट रिंग लेनी है हमें। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद, जो वही बोल रहे हैं कि एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा ना, वही एक फील्ड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। तो वो बोल रहे हैं कि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ फील्ड, ये होता है। तो हमने क्या करा कि हमने सबसे पहले हमें दिया क्या था, अभी एक प्रूफ क्या करना है कि इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड है, तो हमें इंटीग्रल डोमेन लेके चलना है, उसको प्रूफ करना है कि वो फील्ड है। अब इंटीग्रल लेके चलोगे तो क्या करोगे, लेट आर बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, और अगर वो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है इसका मतलब उसमें उसके कोई भी जीरो डिवाइजर एक्सिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो वही लिखिए उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर विद्यमान नहीं है। अब हमें क्या करना है, उस जो हमने आर लेफ्ट करी है उसको क्या करना है, फील्ड प्रूफ करना है। अब उसको फील्ड प्रूफ करोगे तो शुरू वाली 2 कंडीशन तो सेम ही है, रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग वाली। तीसरी कंडीशन प्रूफ कर देंगे कि इसको इंटीग्रल डोमेन को अगर मैं प्रूफ कर दूं कि उसके अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं वो प्रूफ कर दूं कि इसकी थर्ड कंडीशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली है कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर जो हमने रिंग ली है उसके अंदर प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है, प्रूफ कर दूं, प्रूफ हो जाएगा कि जो हर एक इंटीग्रल डोमेन है हमारा वो एक फील्ड होता है। ठीक है, तो हमें देखो ये प्रूफ करना है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके अंदर विद्यमान है। तो ये लेके चलते हैं। अब देखो थ्योरम क्या कह रही है इसकी, हमने क्या करा, उसने बोला एक फाइनाइट रिंग है। फाइनाइट रिंग है इसका मतलब है उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट ही लेने हैं। तो हमने फाइनाइट ले लिया, उसके अंदर कितने n एलिमेंट और सेट बना लिया a1 a2 डैश 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 an, यानी वो रिंग n में खत्म हो रही है। ठीक है, ये ले लिया। अब हमने क्या करा, ये हमारे पास उस रिंग के एलिमेंट है, फाइनाइट एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स में से मैंने कोई एक एलिमेंट उठा लो ai। ठीक है, वो भी रिंग आर से ही बिलोंग करना चाहिए जिस रिंग के वो एलिमेंट है, और इसी में से वो एलिमेंट मैंने ai उठाया वो भी उसी से बिलोंग करेगा, ये रहा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वो जो एलिमेंट आपने उठाया है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अगर वो नॉट इक्वल टू 0 तभी उसका किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब आई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए आई नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा कि इस स्पेसिफिकली ए आई एलिमेंट को इन सब से सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, A1 ए आई, ठीक है, A2 ए आई डैश 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 AN ए आई, यही मिलेगा। सबसे मल्टीप्लाई कर दिया उस ए आई को, ठीक है। अब देखो हमने जो सेट लिया था उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप में अलग अलग है। उसमें से अगर मैंने कोई एक एलिमेंट उठा के उसको सबसे मल्टीप्लाई भी कर देती तो भी मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग ही मिलेंगे। इसके अंदर में कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, वो बोल रहे हैं अगर इनमें से कोई दो एलिमेंट अगर आप इक्वल ले लेते हो तो वो दोनों एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं, पर हमने लेट क्या किया है कि उनमें से कोई दो एलिमेंट इक्वल ही नहीं है। तो वही वो चीज़ कर रहा है कि अगर इनमें से कोई दो आप एलिमेंट इक्वल लेते तो ए आर, कोई दो एलिमेंट उठा लिए ए आर ए आई, अगर ये इक्वल हो, कॉन्ट्राडिक्शन से लेके चल रहे हैं, हमने माना तो ये कि कोई भी दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, बट करके चलते हैं कि अगर तो हमने दो एलिमेंट इक्वल ले लिए तो क्या होता है, ठीक है। ए आर ए आई और दूसरा ले लो ए एस ए आई। यहाँ पे आर और एस की वैल्यू इनमें से A1 A2 A3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इनमें से इक्वल ले लियो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा ए आर ए आई माइनस ए एस ए आई इक्वल टू 0। यहाँ से आप ए आई कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा ए आर माइनस ए एस इक्वल टू 0। ए आई को इक्वल 0 नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्या लिया है कि ए आई क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो किसको करोगे, ए आर माइनस ए एस को इक्वल करोगे तो वहाँ से ए आर इक्वल टू ए एस आता है। यानी दो एलिमेंट इक्वल कौन से हो गए, इनमें से कोई दो एलिमेंट इक्वल हो गए जो कि बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई दो एलिमेंट इक्वल लेके चलते हैं तो ये इक्वल आता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि इनमें से कोई भी दो अवयव जो है वो समान नहीं है। क्यों नहीं है, वो यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया कि अगर समान आते हैं तो वो दो एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं हमारे पास। अब हमें इसका मतलब हमें रिंग मिलती है। एक तो रिंग हमने ये ली थी फाइनाइट एलिमेंट वाली, फिर हमने इनमें से एक एलिमेंट उठा के उसको मल्टीप्लाई करा तो हमें रिंग क्या मिली, ये मिल गई A1 ए आई A2 ए आई AN ए आई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मैंने बोला कि कोई एलिमेंट ऐसा होगा यूनिटी एलिमेंट का जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहा होगा, ठीक है, या फिर वापस से वही एलिमेंट आ रहा होगा, यानी वो यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने क्या करा, उसमें से इन एलिमेंट्स में से कोई एक ऐसा एलिमेंट ए के उठा लिया, ठीक है। इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट क्या ले लिया, ए के उठा लिया और उसको इस नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ए के ए आई है वो इक्वल में क्या आ गया ए आई, यानी इसका मतलब ए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए यहाँ पे, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए ए के यहाँ पर, तभी तो 1 ए आई आया। तो हमने लेट करके चले कि ए के एक ऐसा एलिमेंट होगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब ए के वहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिटी होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ए के ए आई इक्वल्स टू ए आई है और आर एक क्या है स्टार्ट में ये कि रिंग विद यूनिटी है और कम्यूटेटिव रिंग है, तो ए के ए आई जो लिया हमने तो वो इक्वल क्या होगा, ए आई ए के होगा, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव है। तो अब यहाँ से देखो ए के ए आई इक्वल्स टू ए आई ए के है और दोनों ही इक्वल किसके आएंगे, ए आई के इक्वल आएंगे, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ए के तो हमने ले लिया कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब कोई एक ऐसा एलिमेंट बी लो, ठीक है। अब रिंग देखो हमने क्या A1 A2 AN की फॉर्म में ली है। अब हमने कोई एलिमेंट बी लिया है जो R से बिलोंग कर रहा है और R हमारी किस फॉर्म की बन चुकी है, A1 AI A2 AI, यानी दो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म की बन चुकी है। तो बी भी एक सिंगल एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और बी को आप क्या लेट कर लो कि बी कोई एक ऐसा एलिमेंट है AM AI, यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और AI तो सबसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बी एक ऐसा एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहा है तो वो इस फॉर्म का होगा AM AI। अब इस बी को भी हम देखते हैं कि रिंग का कोई एलिमेंट है तो सारे के सारे एलिमेंट्स को हम ए के से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है, वापस से वही एलिमेंट ही आना चाहिए, तब वहां से प्रूफ हो जाएगा कि ए के एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमने क्या करा, तो ए के को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और वो एक कम्यूटेटिव रिंग है तो ए के बी इक्वल्स टू बी ए के होगा ही होगा, ये लिखा हुआ है ए के बी इक्वल्स टू बी ए के होगा ही होगा। अब यहाँ से बी की वैल्यू क्या है, AM AI है, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। बाहर क्या है हमारे पास AK है। अब यहाँ से उसने AM बाहर ले लिया और अंदर ले लिया AI और AK। अब यहाँ से हमने स्टार्ट में क्या लिखा था कि AK AI और AI AK वो दोनों इक्वल किसके होते हैं, AI के ही इक्वल होते हैं, ये लिखा हुआ है AI AK और AK AI के इक्वल ही होते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे AI, तो आपके पास क्या आ जाएगा AM AI, यानी AKB या BA के इक्वल में क्या आ जाएगा, AM AI आ जाएगा, ठीक है। और AM AI हम क्या लेट करके चले थे B, इसका मतलब A के B इक्वल में क्या आ गया,
बी। तो वही मैं जस्ट बोल के गई हूँ कि आपने कोई एक ऐसा एलिमेंट लिया है, ठीक है, जिसको आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो वापस से वही एलिमेंट आता जा रहा है। तो हमने 2 बार इसको चेक कर लिया, एक तो कहाँ उसको ai से मल्टीप्लाई करके चेक करा तो ai ही मिला, ठीक है। फिर हमने इसको किसी अदर एलिमेंट ले लिया हमने r का b एलिमेंट, ठीक है, फिर हमने b से मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या वापस से b मिल रहा है, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको b से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से b ही मिलना चाहिए था। तो हमने प्रूफ करके देखा तो हमें क्या मिल गया, b मिल गया। इसका मतलब एक जो है वो r में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यही मैं बोल के गई हूँ पहले कि एक क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो मिल गया। इसका मतलब एक क्या है, ई है, वो आइडेंटिटी को किससे शो करते हैं, ई से शो करते हैं ना। तो हमने लेट कर लिया कि एक हमारा को हमने ई से शो कर दिया कि ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब वहां से बोल रहे हैं कि अब ई अगर आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए के आर से बिलोंग कर रहा था तो ई भी तो आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए के इक्वल्स टू आर है, ठीक है। और वहां से कोई अदर एलिमेंट हमने उठा लिया, ए जे है वो आर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसी फॉर्म में लेने पड़ेंगे ए के ए आई ए जे, क्योंकि हमने फाइनाइट रिंग की इस फॉर्म की मानी है। तो ए जे बिलोंग्स टू आर है, ऊपर इस तरीके का एलिमेंट होगा कि अगर ए जे ए आई ए जे करते तो ई होगा। अब देखो ई क्यों होगा, क्योंकि उसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब किसी भी 2 एलिमेंट को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी ही आएगी, ठीक है। तो ए जे ए आई बराबर ए आई ए जे इक्वल्स टू ई मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो ए आई है वो आर का कोई नॉन नेगेटिव एलिमेंट है, सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट है, और आर के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का आइडेंटिटी उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें विद्यमान है, और आर एक क्या है, फील्ड है। अब इस कंडीशन से प्रूफ हो गया कि फील्ड है, क्योंकि उसके अंदर उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छी थ्योरम है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करने की जरूरत है और कुछ नहीं है। फिर इसकी कॉरोलरी है 1 और 2। कॉरोलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट कॉरोलरी बोल रहा है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांक के अपरांत एक फील्ड होता है। तो ये सेम इसने बस इसका स्टेटमेंट चेंज कर दिया, बाकी जो थ्योरम वही है जो हम प्रूफ करके गए हैं। वहाँ उसने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को ओपन करके लिखा हुआ था कि कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है वो एक फील्ड होता है, और यहाँ उसने लिख दिया कि एक इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होता है। तो एक ही बात है, सेम प्रूफ करना है आपको। कॉरोलरी सेकंड है कि ZP प्लस P मल्टीप्लाई P इज अ फील्ड इफ P इज प्राइम। मतलब क्या है कि जो ZP की कोई फील्ड होगी, वो ZP जो एक रिंग है वो एक फील्ड होगी कब, जब भी एक प्राइम नंबर होगा। तो सेम थ्योरम मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ कि P प्राइम होगा तो रिंग जो है वो एक फील्ड होती है। तो आप खुद करोगे कॉरोलरी इसकी, ठीक है, लास्ट में करवा चुकी हूँ आपको। तो ये थी इसकी कुछ थ्योरम्स, होप आपको समझ में आई होगी। इसको दोबारा आप अच्छे से रिपीट करना है, एक एक थ्योरम एक स्टेप वाइज करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा विद डेफिनेशन। स्टेप के साथ साथ आपको सारी डेफिनेशन रिवाइज होनी चाहिए लास्ट वाली, तभी आप थ्योरम्स को बहुत अच्छी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारा स्क्यू फील्ड के बारे में। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है स्क्यू फील्ड के बारे में कि फील्ड से रिलेटेड ही है वैसे तो ये, बस एक कंडीशन नहीं होती इसके अंदर, तो ये स्क्यू फील्ड हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि पहले हम लेते हैं ए रिंग आर is said to be skew field if first condition है if it is a ring with unity, ठीक है, यानी तत्सम की रिंग होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ईच ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब इसी फील्ड के अंदर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए। तो लग रही है फील्ड के जैसी, बट फील्ड के अंदर 3 कंडीशन होती है, स्क्यू फील्ड के अंदर 2 कंडीशन होती है। कौन सी नहीं है, कम्यूटेटिव वाली। तो वो बोल रहा है कि ऐसी फील्ड जो कम्यूटेटिव ना हो करके बाकी दोनों हो, रिंग विद यूनिटी भी हो और उसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी एक्सिस्ट कर रहा हो, तो ऐसी फील्ड स्क्यू फील्ड होती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक रिमार्क लिखवाया था फील्ड के अंदर कि एक n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, n क्रॉस n की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो क्या है
एक कम्यूटेटिव रिंग नहीं होती, उसके अंदर कम्यूटेटिविटी वाली कंडीशन नहीं लग रही है। इसका मतलब ऐसे रिंग जिसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट्स पड़े हुए हों तो ना तो वो प्लस मल्टीप्लाई के लिए फील्ड नहीं होती, बट ये होती है स्क्यू फील्ड। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर तो कम्यूटेटिव वाली की कंडीशन ही नहीं है। अगर कम्यूटेटिविटी की कंडीशन ही नहीं है, इसका मतलब जो हमने इसके अंदर मार्क लिख देती हूँ मैं, मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n इज अ स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड होती है क्योंकि वो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के लिए क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है। अगर दोनों इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका मतलब दोनों कंडीशन इसके अंदर लग जाए तो वो क्या हो जाएगी? स्क्यू फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है क्या कि एक फील्ड जो है, ठीक है, एवरी फील्ड जो है वो तो स्क्यू फील्ड होती है, बट एवरी स्क्यू फील्ड है वो फील्ड नहीं होता। कि जितने भी फील्ड है वो तो स्क्यू फील्ड होते हैं, क्योंकि फील्ड के अंदर 3 कंडीशन होती है और दो इसके अंदर होती है। अगर 3 तो उसके अंदर पड़ी तो 2 इसके अंदर, ये दोनों की दोनों उसके अंदर एक्सिस्ट करती हैं, ये दोनों उसमें जाती है। इसका मतलब एक फील्ड जो है वो स्क्यू फील्ड हो सकता है, बट स्क्यू फील्ड है वो फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड की एक कंडीशन मिस है इसमें। कौन सी? कम्यूटेटिव वाली। इसका मतलब स्क्यू फील्ड नहीं हो सकती, बट फील्ड स्क्यू फील्ड हो सकता है। तो वही लिख रही हूँ यहाँ पे। पहला रिमार्क है कि एवरी फील्ड इज अ स्क्यू फील्ड, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है कि एवरी स्क्यू फील्ड इज नॉट अ फील्ड। मतलब स्क्यू फील्ड है वो फील्ड नहीं हो सकती, बट फील्ड स्क्यू फील्ड हो सकती है। उसकी कंडीशन में जाके आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर 3 कंडीशन है, इसमें 2 है, दोनों की दोनों उसमें जाती हैं। इसका मतलब फील्ड तो स्क्यू फील्ड हो सकती है, बट स्क्यू फील्ड नहीं हो सकती कम्यूटेटिविटी की वजह से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है स्क्यू फील्ड की। अब इस स्क्यू फील्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये आप जितने मैंने आपको डेफिनेशंस और जो थ्योरम्स करवाई है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पर। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।